अनुसूची में जोड़ दिया गया। और इसके लिए हमने ढेर सारे अभ्यासस्थानों के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज की। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्सपर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम कर कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श कर इस पूरी प्रक्रिया को चिन्हित कर दिया गया। माननीय, मैं इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, माननीय, हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक में आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया माननीय, दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रक्रिया बनाने वाले हैं साहब। सारे डिजिटल एविडेंस ये वो, और आपको अब तक आप जो जाकर सबमिट करते हो, वकील के थ्रू सबमिट करते हो, ये सारा डिजिटलाइजेशन होना है। कोर्ट सारे डिजिटल होंगे। वकीलों को पेपर देने के लिए, एप्लीकेशन मूव करने के लिए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ऑफिस में बैठकर करेंगे। उनका भी हेडेक बचेगा, भागा दौड़ी बचेगी। और जब बहस करनी है सिर्फ उस समय जाएंगे। अभी जो ढर्रा है ना, बहुत ही आप लोगों ने शायद देखा नहीं है, वही आवाज़ लग रही है, वही वकील साहब जा रहे हैं, वही आ रहे हैं, है ना। कोई सज्जन बोले AI कर देंगे, फलान कर देंगे। अरे बाबू, कभी कोर्ट नहीं गया मेरा बच्चा, एक बार जाना, पता चलेगी बेटा। एफिडेविट पे सबमिट होते हैं सारे डॉक्यूमेंट, कोर्ट कहते हैं उसको, जेल भेज देती है। हाँ, इतना आसान है AI बना के दे दोगे, जीवन खराब हो जाएगा, सब निकल जाएगी हेकड़ी। इसीलिए वकील होता है, वो समझा के चलता है कि तुमको बेटा नहीं पता, मुझे यहाँ के नियम कायदे पता है, ठीक है ना। नहीं तो आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, लड़ लीजिए जाके, दे देगा कोर्ट परमिशन, लड़ लो। लेकिन आपको आता ही नहीं लड़ना, आप ये गलती कर दोगे और जेल चले जाओगे खाली पीली में। कोर्ट नहीं छोड़ेगा, ये बदतमीजी नहीं छोड़ेगा कोर्ट। अगर आपने ऐसी बदतमीजी करी तो टांग देगा उल्टा, ठीक है। तो दुनिया की सबसे आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं भाई। यानी अब ऑनलाइन FIR, ऑनलाइन ये तमाम सारी चीज़ें, सब कुछ होगा। परेशान हो ना थाने जाने से, कोई आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन FIR आ रही है सर, आपको ऑनलाइन ही करनी। और ऑनलाइन FIR जब आप करोगे, पुलिस वाले के ऊपर भी डंडा है, इतने दिन के अंदर निपटाना ही है। और सारी FIR का, जितने लोगों ने कंप्लेंट करी उसका जवाब देना आपको। FIR नहीं करी तो क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। पुलिस का काम बहुत भयंकर रूप से बढ़ने वाला है, बहुत भयंकर रूप से। अभी ओवरबर्डन है, अभी तो पता नहीं बेचारे क्या करेंगे। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। एक कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी। और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। बहुत अच्छा किया है, सब जगह एक जैसे होंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है मेट्रोज में, कहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है JMFC केस से केस गया तो DJ के पास जाएगा, मेट्रोपॉलिटन से गया भगवान जाने किसके पास जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन है सब खत्म। पूरे देश में एक जैसे जजेस होंगे, एक जैसी न्याय प्रणाली होगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह एक जैसा। बहुत आवश्यक था ये, बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था ये। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो रहा है। कोई केस अगर 2 स्टेट में चल गया तो समझ लीजिए खेल ही हो गया, है ना। या मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र मांगा है तो खेल हो जाएगा उसमें। अब एक और चीज़ आती है कि आपका केस डिसाइड हो गया, उसके बाद उसको फिर केस को आगे बढ़ा रही सरकार, ज़बरदस्ती उसको आगे लड़ रही है, उस पर भी वो सब भी खत्म, वो सब भी खत्म। अभी तक तो कोर्ट बोल देता था ना, ये भाई इसको दोबारा चलाओ या इसको ये करो वो करो, सब खत्म। कैसे, समझिए। मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है। क्योंकि न्याय प्रणालिका में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वो ही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मतलब विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो ही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की। समझिए, बहुत सारे केसेस ऐसे डिसाइड होते हैं जिसमें आपके अपील के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। बोले नहीं, कोई अपील नहीं, इसकी काय की अपील, कौन कर रहा है, जिसने डिसाइड किया, जो जज बैठा हुआ है। और आप वहाँ जा रहे हैं, आपका केस ही खारिज हो जा रहा है और इसमें तो अपील का लिखा ही नहीं। आपने देखा ना, अभी केस दिखाऊंगा आज का, 3 साल की सज़ा हो गई, लेकिन 15 दिन का समय दिया है कि आपको अपील करनी तो आप अपील कर लो, है ना। तो वो जज के हाथ में होता था, जो जज ये पास कर रहा है उसके हाथ में होता था। अब ये खत्म, अब वो नहीं डिसाइड करेगा कि मैंने गलती करी तो सामने वाला अपील करे या ना करे। अब इसके लिए दूसरा बंदा नियुक्त कर दिया गया जो डिसाइड करेगा। यानी कहीं ना कहीं जजेस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई थोड़ी सी। अभी और होगी, बहुत सारी होगी। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है
या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा। निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। कई बार सरकार भी बहुत सारे केस आती है जो अननेसेसरी उसमें आगे बढ़ते हैं, जबकि मालूम है आगे भी नहीं जीतना, लेकिन सब फ्री का है तो इसलिए जबरदस्ती केस चलाओ। अगला आदमी परेशान हो रहा है बेचारा, जमीन हमारी सरकारी है, नहीं है, हम जीत गए, हमारी थी, हमने साबित कर दिया, बोले नहीं हम तो जाके हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हैरेसमेंट वो खत्म। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेगा कि ये केस आगे चलाने लायक है या नहीं है, और बहुत अच्छा हो रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है। कम से कम 50% फालतू के केसेस जो फालतू में आपको रगड़ा जाता था उसमें कमी आ जाएगी। 50% की आनी चाहिए मुझे लगता है। 70% आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 50% शुरुआती दौर में ज़रूर आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आपका भी पैसा बचेगा, अननेसरी ऊपर आगे पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। विपक्ष को भगा के लॉ पास, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बुरी डेथ है। सामने बैठे तो अब जितने बचे हैं, किसने भगाया? सारे तो बैठे हैं सामने। एक्चुअली क्या है सर, देखिए ये उनकी पॉलिसी थी। अगर ये वो बैठे रहते तो उनके सामने सारे कानून पास होते, उनके सामने पास होते तो वो जनता के सामने विरोध किस आधार पर करते, है ना। इसलिए ये सारे प्रपंच रचेगा कि हमको तो सस्पेंड कर दिया था, हम तो थे ही नहीं, हमारे पीछे से सारे पास कर दिया, अभी नहीं कानूनों में लेकुना ढूंढेंगे, फिर चिल्लाएंगे। चुनाव आ रहा ना सर 24 में, तो ये है, ठीक है ना। आइए, ये लोग जो कहते हैं ना कब होगा कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री ने बना कर रखा है। ये ऑनलाइन झूठ चुके हैं। अब 0 एफआईआर होगी, एफआईआर हो पाएगी, और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। नहीं आया समझ में, समझा देता हूँ। ऑनलाइन एफआईआर, लोग कहते कब होगा कब होगा। सारे कोर्ट जुड़ चुके हैं, उन्होंने कहा सारे जुड़ चुके हैं, थाने सारे जुड़ चुके हैं, कोर्ट सारे जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका, शुरू करने की देरी है। ऑनलाइन एफआईआर, घर में बैठे बैठे एफआईआर कर दी, ठीक है। अब दूसरी बात पर आता हूँ। मैं निकला और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी ने एक्सीडेंट किया और वो दूसरे स्टेट में पड़ रहा था या दूसरे जिले में पड़ रहा था, अब एफआईआर कैसे होगी? अब तो उसी जिले में जाके करनी पड़ेगी। तो जीरो पर कायमी बोलते हैं इसको, जीरो पर कायमी, फिर बाद में केस ट्रांसफर होगा। तो जीरो पर कायमी ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन में जीरो पर कायमी। सर मैं ये तो अपने अपन ने भी नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था, मैं सच्चाई बताऊं आपको कि जीरो पर कायमी भी ऑनलाइन हो जाएगी, पर ऑनलाइन हो गई। सिर्फ इतना नहीं, 90 दिन के अंदर बताना पड़ेगा पुलिस को, फरियादी को सूचित करना पड़ेगा हमने क्या कार्रवाई करी इस पर, ठीक है। अब आपको कहीं नहीं जाना सर, सो जाओ, 90 दिन में अपने आप भगते हुए आएंगे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बताओ आप। आनंद आ रहा है ना? वोट वसूल हो रहा है आपका। हमने कहा था ये सारे नियम बदलेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हमने क्या कहा था? ये सब बंद करो, ऑनलाइन करो, सारा एफआईआर का मैटर सब खत्म करो, इसको सब कुछ होगा सर, समय लगेगा बस। वो 2 साल पहले कहा होगा, आज इंप्लीमेंट हो रहा है, आज जो कहेंगे वो 1.5-2 साल बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा, होगा सब कुछ। पर आज सदन में सारी चीज़ों के बीच में एक व्यक्ति ने बहस करी और उस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, लेकिन अब आप पसंद करेंगे। पहले बहस सुनिए। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जज होता है सर, आप हंस रहे, होता है। आपकी हंसी इस बात का एतरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 को, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? होता है, कैसे नहीं होता है? कितनी सारी वीडियो तो हमने दिखाई है। आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? होती है, क्यों नहीं होती है? बहुत सारी वीडियो हमने दिखाई है। ये तो अपनी पोल खोल रहा है भाई। अच्छा जज होता है सर, आप हंस रहे, होता है। आपकी हंसी इस बात का एतरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 को, रेप क्या सिर्फ महिलाओं का होता है? पुरुषों का नहीं होता है। पुरुषों का होता है, कई सारी जगहों पर होता है, कुछ जगह बदनाम है, अभी आज की तारीख में हम उसमें नहीं नाम लेंगे उन जगहों का। लेकिन इसके अलावा भी महिलाएं भी ऐसा रेप करती हैं, छोटे लड़कों का करती हैं, आदमियों का भी करती हैं। कई सारे ऐसे किस्से हैं कि नहीं ऐसा आप ये नहीं कह सकते। तो ये बात इनका कहना कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ये बिल्कुल प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए कि कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। और अगर कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है तो अभी भी वो कानून बेकार है, बेईमानी है। बात इनकी 100% सही है और मैं इस व्यक्ति से भले ही सहमत ना हूं, लेकिन इस बात से ज़रूर सहमत हूं, इस मुद्दे से ज़रूर सहमत हूं कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अब देखिए ओवैसी कितने स्मार्ट है, ये पूरा देश इस चीज़ को मांग रहा था। ये ठीक वैसा ही है जैसे बीजेपी ने मुंह की खाई ना, कहाँ पर? पंजाब में।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं नहीं वो पेंशन एक ही मिलेगी आपको। हमने कहा बीजेपी के हाथ से मुद्दा चला गया। बेवकूफ़ लोग हैं, आपके पास मुद्दा था, खटाक से उठा के काट देते। अरे तुम्हारे से रहा कौन है 2-2 3-3 पदों पे, और 2-2 3-3 क्यों पेंशन लोगे, गलत है, बंद करो, एक कर दो, जो हाईएस्ट है वो कर दो, वो जायज़ था। लेकिन नहीं किया आपने, दूसरा आदमी उसका क्रेडिट ले गया। यहाँ पर भी ये बिल्कुल जायज़ था कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं आई समझ में, ले गया दूसरा आदमी क्रेडिट। आज ये आदमी पूछ रहा है भाई साहब, राइट विंग से लेके लेफ्ट विंग से लेके हर जगह आप जरा सोशल मीडिया उठाकर देखिए, हर बंदा एक ही चीज़ बोल रहा है, मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, लेकिन भाई इस बात से सहमत हूँ। अब कैसी रही, खुद आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। 57 क्या कह रहे हैं, ओप्स एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई। गुरुजी, एंटी मैन लॉज नॉट रेक्टिफाइड फॉर बॉयज डिनाइंग मैरिज टू अ गर्ल इज इक्वल टू रेपिस्ट, सिक नथिंग चेंज, गर्ल हैज़ द पावर टू जेल बॉय जस्ट ऑन मेयर एलिगेशन, सॉल्यूशन पनिशमेंट फॉर फॉल्स एलिगेशन। वो अभी भी है, वो अभी भी है, लेकिन कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये बदलाव है, और ओवैसी साहब लोग देखते रह गए और वो धीरे से चिड़िया चुग गई खेत, अपना क्रेडिट ले गए। आज इनका ये वीडियो खूब वायरल है दबाकर, और हर आदमी इनकी तारीफ कर रहा है। बीजेपी वालों को बुरा तो लग रहा होगा, पर आपके पास मौका था, आपने उस मौके को गवा दिया एक बार फिर। चलिए, और भी कुछ विधेयक पास हुए साहब, बड़ा विधेयक पास हो गया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो। CEC सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और EC इलेक्शन कमिश्नर, नहीं सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सेवा शर्तों से जुड़े विधेयक को संसद की मंजूरी लोकसभा में ध्वनि मत से पारित। तो भाई CEC और EC दोनों में बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया, इसमें पहले जज साहब अपनी मर्जी से घुसा, किसी ने बुलाया नहीं, नोबडी इनवाइटेड, वो हर जगह घुस जाते हैं, अपना ऑर्डर पास कर देते हैं। नहीं नहीं, इसकी नियुक्ति में हमारा भी हाथ होना चाहिए, एक मेंबर हम भी, एक में, एक सरकार में और एक विपक्ष। जिनने अपने मन से बना लिया था, क्योंकि इस देश में ऐसा कानून नहीं था कहीं कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ऑब्वियसली सरकार ही करेगी, सरकार कर्मचारी, लेकिन उन्होंने बीच में घुस गए। आज धीरे से उठा के मक्खी की तरह से बाहर फेंक दिए गए, पट भगो यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, इसमें बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कमिश्नर्स करेंगे, जो कमिश्नर्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। जो कमीशन बनेगा वो इनकी नियुक्ति करेगा। तो कुल मिलाकर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो बनेंगे, उनकी नियुक्ति जो है अब सुप्रीम कोर्ट का उसमें से दखल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो दखल था उसे बाहर कर दिया गया। अभी और भी बहुत सारी जगहों से होगा, और करना चाहिए। जजेस जो अपॉइंटेड नहीं है ना, जो चुनकर नहीं आए, उनको अधिकार नहीं है साहब, उनको अधिकार नहीं है देश चलाने का। आप चुनाव लड़कर आइए अगर आपको देश चलाना है तो। पार्लियामेंट पासेस बिल ऑन इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, CGI ड्रॉप्ड फ्रॉम सिलेक्शन पैनल। ले भैया, सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्रॉप्ड। बल्ले बल्ले, आपको देश चलाना है, आप चुनाव लड़कर आइए, देश चलाइए। अनइलेक्टेड, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग नहीं हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको देश चलाने का अधिकार नहीं है, और हमने ये अधिकार नहीं देंगे। ये डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का और डेमोक्रेसी का मर्डर करने का जो प्रयास है, इसको हम पूरा नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा और आगे चलें। ज्योति जी कहते हैं आपकी सभी बातें सही साबित होती हैं। नहीं, ये बहुत ज़रूरी था, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये मसौदा बहुत पहले से तैयार हो रहा था। जब मैंने आप लोगों से कहा था, उस समय ये तैयार होना शुरू हो गया था, है ना। मुझे मालूम था सरकार ये करेगी करेगी। इट वॉज वेरी क्लियर कि सरकार को ये करना ही है, और करना ही चाहिए था, क्योंकि इट इज़ नो पॉइंट हम उतने पुराने कानूनों को ढोएं। ठीक है ना। तो चलिए साहब, CC यहाँ से भी बाहर हो गए, बड़ा बुरा हो रहा है। देश बदल रहा है सर। कैसे बदल रहा है देखिए, किस किस तरह से बदल रहा है, जरा देखें। अहं दीप्ति किरण महेश्वरी या विधानसभायाः सदस्या निर्वाचिता अस्मि। ईश्वरस्य नाम्ना शपे यत् अहं विधिद्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति